So very good afternoon all students. So all students are appearing for CA Foundation, correct? In December 2023. Yes, so I am CA Saili Limay. I am founder of this academy, Success Mantra Professional Academy. So this academy started in 2017 and so we have completed 6 years and till now there are total more than 1000 chartered accountants from our academy and more than 18 All India rankers. So I guide students for their self-study planning and we conduct test series at all 3 levels, CA Foundation, CA Intermediate and CA Final. So we conduct chapter-wise test series, portion-wise test series as well as full syllabus test series also. So today we are going to discuss self-study guidance planning फॉर CA फाउंडेशन. सो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं कि आपके जो भी 4 मंथ्स है अभी उसमें डे वाइज प्लान कैसे सेट करना है एंड सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, अकाउंट्स कैसे पढ़ना है, लॉ कैसे पढ़ना है, उसका डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं. सो पहले बताओ कितने स्टूडेंट्स के क्लासेस हो गए हैं? आपके हो गए हैं, ओके. बाकी आपके चालू है क्लासेस, ओके. एंड सबको एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट पहले पता है? क्या बताओ क्या है लास्ट डेट? 23 अगस्त. उसके पहले आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है. वो डेट एक्सटेंड नहीं हुई है. एंड आपके एग्जाम डेट क्या है? हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? दोनों लग रहा है, ओके. 31 भी गया और थोड़ा 5 डेज एक्सटेंड भी हो गए, ओके. सो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ मार्कशीट मुझे दिखाने हैं आपको. So this is the mark sheet of Sehna Agarwal. She is All India Rank 1 in November 2019. So पहले ऑल इंडिया रैंक निकालते थे, पता है आपको, CA फाउंडेशन में भी. So उसका स्कोर देखो क्या है, 365 आउट ऑफ 400. अकाउंट्स में 98 है उसको, ओके. लॉ 87, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स दोनों में 90 मार्क्स है. सो उसके जो स्कोर है उसमें से लोएस्ट स्कोर किस में है? लॉ, वो भी 87. हाँ, 87 इज लोएस्ट, ओके. तो उतना हमारा टारगेट भी रखा है क्या हमने 87 का? इसके बारे में सोचो पहले. तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपका गोल क्या रखना चाहिए आपने, वो हमें डिस्कस करना है. सेकेंड मार्कशीट. सो जून 2023 ही इज अ टॉपर ऑफ टेस्ट सीरीज. हमारे एकेडमी का ये टॉपर है अमोघ आचार्य. उसका स्कोर है 339. ही गॉट 91 इन अकाउंट्स. लॉ में 63 है, मैथ्स में 89 एंड इकोनॉमिक्स में 96 है. एंड टोटल इज 339. अभी रैंक नहीं निकालते हैं, बट अगर रैंक निकाला तो ऑब्वियसली वो रैंक में है, ओके. सो ये सब, ये मार्कशीट्स देख के आपको क्या लग रहा है कि इन स्टूडेंट्स ने पढ़ाई करते वक्त दिमाग में क्या रखा होगा कि पास होना है मुझे CA फाउंडेशन में, ये टारगेट होगा इनका. फिर क्या टारगेट रखा होगा? 300 प्लस का टारगेट रखा होगा, करेक्ट. सो बेसिक, हाँ, ये कुछ और भी लिस्ट है जो अभी टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स हैं एंड क्लास के भी स्टूडेंट्स हैं जो पास हो गए हैं. So around 100 students cleared in CA Foundation June 2023 exam. So ये दो questions के answers आपको देने हैं. The first question is whether you are giving exam or attempt. हाँ, so first standard से अभी तक, ओके, 12th हो गया आपका, अभी FY SY BCom चल रहा है. तो आपने कभी ऐसे बोलते हुए देखा है कि मेरा फर्स्ट का अटेम्प्ट है, हाँ, फर्स्ट स्टैंडर्ड का, या हमारा 10th स्टैंडर्ड का अटेम्प्ट है, ऐसे देखे हैं लोग आपने? तो उनकी क्या होती है? एग्जाम होती है. आपने भी 10th स्टैंडर्ड का अटेम्प्ट दिया था, 12th का भी अटेम्प्ट दिया था आपने, या एग्जाम दी थी? एग्जाम दी थी. बट 12th के बाद जैसे ही हम CA में आते हैं, हम क्या बोलने लगते हैं? दिसंबर में मेरा अटेम्प्ट है. सो डिफरेंस क्या है एग्जाम एंड अटेम्प्ट में? अटेम्प्ट मतलब आप ट्राई कर रहे हो. तो जब भी हम अटेम्प्ट बोलते हैं तब हमारे मन में ऐसे होता है कि अगर दिसंबर में नहीं हुआ तो नेक्स्ट जून 2024 है, तो ये ऑप्शन ही निकाल दो. आपने कभी सोचा था ऐसे कि मैम दिस ईयर 12th नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, करेक्ट. अभी आप बीकॉम भी कर रहे हो साइमल्टेनियसली. सो बीकॉम में ऐसे सोचा मैम दिस ईयर FY नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर है.
तो आपके दिमाग में वो चीज कैसे एकदम क्लियर है ना कि फर्स्ट स्टैंडर्ड लाइफ में एक ही बार देना होता है, सेकेंड थर्ड FY SY TY ये सब लाइफ में एक ही बार करना होता है। तो वैसे ही CA कोर्स के लिए भी आप पहले माइंडसेट ये करो कि ये मुझे एक ही बार देने, एक बार ही फाउंडेशन, देन इंटर एंड फाइनल खत्म। एंड टारगेट रखते वक्त 12th में बताओ 35% के लिए पासिंग था, तो आपने वो टारगेट रखा था क्या 35% मिलने चाहिए? आपके क्या टारगेट्स होते हैं 12th स्टैंडर्ड में? 90+ एंड अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100। करेक्ट, ये टारगेट्स रखते हो तब जाके वो स्कोर आता है। करेक्ट। CA में आने के बाद क्या है हमारा टारगेट? पास होना है। वही तो गलत हो रहा है ना, मेन ही हम टारगेट ही कम कर रहे हैं। मतलब फिर क्या होता है, जिन स्टूडेंट्स को 12th में अबाउ 90% है, 80% है, जनरली वही लोग आते हैं ना CA करने के लिए। जिसको 55% है 12th में, वो आता है CA करने के लिए, रेयर आ सकता है, बट जनरली 70, 80, 90 जिन्होंने स्कोर किया है 12th में वो CA में आते हैं। तो CA में आकर पास होने के लिए कितने लगते हैं? 200, मतलब 50% ही चाहिए आपको। करेक्ट। तो उतने बचपन से आपको मिले हैं 50%, हर साल मिले हैं 50%, उससे ज्यादा ही मिले होंगे, तो उतने ही तो लाने हैं ना हमें। सो डिफिकल्ट नहीं है CA कोर्स, ये पहले दिमाग से निकाल दो। जब आप CA में आए थे तब आपको मेनली यही बताया गया था कि डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, बट आपने अभी सब्जेक्ट्स देखे सारे। तो मुझे बताओ अराउंड कितने चैप्टर्स है पर सब्जेक्ट? 10-15 चैप्टर्स है, उसमें से हाफ मतलब 7 to 8 चैप्टर्स आपको समझ में आ गए हैं। करेक्ट, मतलब 50% आपको चैप्टर्स समझे हैं। तो है क्या डिफिकल्ट? डिफिकल्ट मतलब क्या कि मैम 15 चैप्टर्स में से मुझे 2 ही चैप्टर्स समझ में आए या 1 ही चैप्टर समझा, बाकी क्या चल रहा था क्लास में कुछ भी नहीं समझा, ऐसे है क्या? नहीं, तो वो वाली केस डिफिकल्ट है। सो हमारा जो सिलेबस है वो वास्ट है, बट डिफिकल्ट एक्चुअली नहीं है। तो वो वास्ट सिलेबस हमें प्रॉपरली प्लान करके रिवाइज करना है, स्टडी करना है। सो अभी आप CA फाउंडेशन में सिर्फ पासिंग का टारगेट नहीं रखोगे, नॉट ओनली इन CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल के लिए भी ये याद रखो, आप अबाउ 90% का ही टारगेट रखोगे। उस अमोक को भी मैंने यही बताया था, अमोक जो 339 जिसका स्कोर है, हर टाइम 4 टेस्ट उसने लिखे थे, हर टाइम हम यही बताते हैं कि आपको अबाउ 90 का ही टारगेट रखना है, एंड उसने टारगेट रखा था इसलिए मिल गए। आपको भी 80-90 12th में कैसे मिले? 35% का टारगेट रख के मिले क्या 80-90? आपने वो टारगेट रखा था ना, इसलिए मिल गए। सो अभी आप कितने का टारगेट रखोगे इन CA फाउंडेशन? 90% अबाउ, 300 अबाउ का टारगेट होना चाहिए। ओके, एंड एग्जाम है या अटेम्प्ट है? एग्जाम है। एग्जाम का मतलब अभी क्लियर करना है, एंड हर रोज खुद को बताना है। मैं भी CA करते वक्त खुद को बताती थी कि बचपन से मुझे 50% अबाउ मिले हैं हर साल, तो अभी भी उतने ही लाने हैं ना, 50% अबाउ ही लाने हैं, तो इजी है। करेक्ट। सो करेक्ट माइंडसेट क्या होना चाहिए? देखो CA स्टूडेंट का पहले तो चीज हमने क्लियर की कि आपकी एग्जाम है, फाउंडेशन की एग्जाम, इंटर की भी एग्जाम एंड CA फाइनल की भी एग्जाम। तो 3 ही एग्जाम देने हैं, यू विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड ये आपका एम कितना होना चाहिए? अबाउ 80-90% रखो तो मिल सकते हैं आराम से। उसके बाद बी पॉजिटिव, गिव कॉन्फिडेंस टू यूर सेल्फ। तो ये मेनली CA स्टूडेंट्स के साथ बहुत होता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। करेक्ट। या क्या होता है कि डर लगता है कि पास होंगे या नहीं, पास होंगे या नहीं, लॉ के कीवर्ड्स रिकॉल हो जाएंगे क्या, अकाउंट्स का पेपर कंप्लीट होगा क्या, करे मैथ्स का पेपर कंप्लीट होगा क्या, फॉर्मूले याद आएंगे क्या, ये सब चीजें आती है दिमाग में। तो आपको दिन भर पॉजिटिव ही बोलना है खुद के साथ, गिव कॉन्फिडेंस टू यूरसेल्फ। एंड नेक्स्ट, बी रेडी टू वर्क हार्ड। सो उसके लिए 5 टाइम्स सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये दिमाग में रखो। एक क्वेश्चन आपने 5 बार सॉल्व किया है एंड वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो आप सॉल्व कर सकते हो क्या? यस। बट अगर आपने 2 to 3 टाइम्स अगर सॉल्विंग प्रैक्टिस की है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। ओके, जिस चीज की आपको प्रैक्टिस है उसका टेंशन नहीं आता है। आप में से कितने स्टूडेंट्स 2 व्हीलर चलाते हैं? सभी। ग्रेट। सो जिस दिन आपने 2 व्हीलर सीखी फर्स्ट डे,
उस दिन टेंशन था, करेक्ट। बट आज सेशन के बाद जब आपको घर जाना है तो आपको टेंशन है कि अरे बाप रे अभी गाड़ी निकालनी है, फिर टू व्हीलर से घर जाना है, फिर इतना ट्रैफिक है, ये सब आप सोचते हो। तो ये टेंशन कैसे गया आपका? इसका टेंशन भी लेना पड़ता है मैम, गाड़ी चलाने का, ये भी आप भूल गए ना अभी। सो बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। बट डे 1 को था, अभी आप फॉर एग्जाम्पल कार चलाना सीखोगे तो फर्स्ट डे को टेंशन आएगा, बट जब हर रोज कार चलाओगे तो क्या होगा? इसका टेंशन भी लेता है क्या कोई? वो भी भूल जाओगे आप। सो ये प्रैक्टिस से होता है। सो वैसे ही जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, फर्स्ट टाइम में भी वो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेगा, या लॉ के क्वेश्चंस, कीवर्ड्स आपको डिफिकल्ट लगेंगे, बट वो कैसे इजी होंगे? बहुत बार प्रैक्टिस करके ही इजी होने वाले हैं। एक ही सॉल्यूशन है उसके लिए, प्रैक्टिस। एंड लकीली आपके पास बहुत टाइम है, नहीं तो जनरली एग्जाम कब होती है? नवंबर में होती है। तो आपको 5 टाइम सॉल्विंग प्रैक्टिस आपकी इजीली हो सकती है। उसके लिए मैंने टाइमलाइन भी सेट करके दी हुई है, वो आगे हम देखने वाले हैं। सो माइंडसेट आपको समझ में आ गया। आपकी एग्जाम है, आपका टारगेट अबाउ 80% होना चाहिए। आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। आप सीए कोर्स में आए हो तभी आपको आइडिया होगी कि 10-12 आवर्स पढ़ाई करनी पड़ती है, बट उसका आपको फल मिलने वाला है। ये सो देखो आपका ये क्या होने वाला है, मेन गोल क्या है? टू पास सीए फाउंडेशन। पास होने के लिए बताओ, हमारा पेपर अच्छा होना चाहिए। हमारा जो रिजल्ट है, जो मार्क्स है, वो किसके हाथ में? चेकर के हाथ में मार्क्स है। सो चेकर कन्विंस्ड होना चाहिए तो ही वो मार्क्स देगा एंड देन आपका रिजल्ट आएगा। सो वो कैसे कन्विंस होगा? आपके पेपर से। एक ही ऑप्शन है, पैसे देके कन्विंस नहीं होने वाला है। तो एक ही ऑप्शन है कि पेपर आपका अच्छे से प्रेजेंट होना चाहिए। एंड पेपर अच्छे से प्रेजेंट होने के लिए आपकी सॉल्विंग प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। एंड सॉल्विंग प्रैक्टिस के पहले आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आप कौन से भी चीज की प्रैक्टिस, आपको क्रिकेट की प्रैक्टिस करनी है तो पहले क्रिकेट समझना पड़ेगा आपको, मतलब कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, एंड देन प्रैक्टिस होने के बाद आप उसमें मास्टर हो जाते हो। सो यही सभी, कौन सी भी चीज सीखने के लिए यही पाथ है। पहले कंसेप्ट क्लियर करो, देन उसकी बहुत बार सॉल्विंग प्रैक्टिस करो, एंड देन एग्जाम एनवायरमेंट में आपको पेपर्स लिखने चाहिए। दैट इज द पार्ट ऑफ टेस्ट सीरीज। सो टेस्ट सीरीज में एग्जाम एनवायरमेंट में आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। सो जो मैंने एग्जाम्पल आपका टू व्हीलर को दिया कि अगर आपका फर्स्ट डे है तो टेंशन आएगा, बट प्रैक्टिस से वो टेंशन जाता है। अभी मुझे बताओ, आपने एग्जाम एनवायरमेंट में 4 बार पेपर्स लिखे हैं, टेस्ट लिखे हुए हैं, एंड अभी आप मेन एग्जाम में जा रहे हो, तो इट्स अ पार्ट ऑफ रूटीन। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होगा। बट जो स्टूडेंट्स डायरेक्टली मेन एग्जाम में जाएंगे, उनके लिए फर्स्ट डे है गाड़ी चलाने का, तो वहां पर सिली मिस्टेक्स, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, टेंशन आने वाला है। सो प्रॉपर पेपर प्रेजेंटेशन के लिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो रिजल्ट है वो उस 3 घंटे में आप क्या लिख के आ रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। सो उस 3 घंटे की प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। सो 3 सक्सेस मंत्रास याद रखो। तीनों स्टेप्स पे अगर आप पास हो तो आप सीए फाउंडेशन में पास हो। सो फर्स्ट स्टेप आपने ऑलरेडी बताया कि आप उसमें पास हो। फर्स्ट स्टेप है हमारी कंसेप्ट क्लैरिटी। सो मैंने आपको पूछा था कि कितने चैप्टर्स है, अराउंड 15 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट है, एंड आपको 7 to 8 चैप्टर्स तो समझे हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट के, ओके, उससे ज्यादा ही समझे होंगे। जनरली क्या होता है, हर सब्जेक्ट में 1-2 चैप्टर्स डिफिकल्ट हो सकते हैं। सो आपको मोर देन 50% चैप्टर्स समझे हैं, मतलब क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप में पास है, करेक्ट। अभी सेकेंड स्टेप में कब पास हो जाओगे आप? सॉल्विंग प्रैक्टिस। तो अगर आपने 2 टाइम्स या 3 टाइम्स सॉल्विंग प्रैक्टिस की है तो दैट इज इनसफिशिएंट। आपको टोटल 5 टाइम्स मिनिमम सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो अमोक का मैंने इंटरव्यू लिया था, जिसको 91 अकाउंट्स में है, 96 इकोनॉमिक्स, तो उसका 20 टाइम्स रिवीजन हुआ था, एंड 5 टाइम्स एक्चुअल सॉल्विंग, एंड 20 टाइम्स ओवरव्यू किया था उसने क्वेश्चन बैंक का। सो इतनी प्रैक्टिस करने के बाद ऑब्वियसली 90 अबव आ जाएंगे ना। तो पूरा गेम क्या है? प्रैक्टिस का है। जितनी आप सॉल्विंग प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्कोर बढ़ने वाला है।
सो मिनिमम 5 टाइम्स याद रखो। कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो भी मैं बताने वाली हूँ आपको। सो अगर आप 5 टाइम्स आपकी सॉल्विंग हो गई है तो आप बिंदास एग्जाम को जाओ, आपका रिजल्ट कंफर्म पास है, बट 5 टाइम्स मिनिमम ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। एंड थर्ड स्टेप, पेपर्स प्रेजेंटेशन में आप कब पास हो, तो वो टेस्ट के पेपर्स जब आप लिखोगे उसका जो स्कोर आएगा उससे हमें समझ में आ जाता है। ओके, यस। सो इन तीनों स्टेप्स पे अगर पास हो आप तो आपका जो रिजल्ट है मेन वो पास है। कुछ स्टूडेंट्स का कंसेप्ट क्लियर है बट सॉल्विंग प्रैक्टिस कम होती है, एंड देन बाद में वो बोलते कि मैम 190 स्कोर आया, अगर और एक प्रैक्टिस करते तो पास हो जाते। ओके, या सॉल्विंग प्रैक्टिस हो गई बट मैम वहां पर जाके इतना टेंशन आया कि पेपर ही नहीं लिख पाए, क्योंकि पहले टेस्ट सीरीज ही नहीं लिखे थे, उस एग्जाम एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस ही नहीं किया था, तो पहले 2 स्टेप्स अच्छे से हुए थे बट थर्ड स्टेप में प्रॉब्लम हुआ, तो तीनों में से एक स्टेप पे भी प्रॉब्लम हो गया तो भी रिजल्ट फेल आ सकता है। तो तीनों लेवल्स पे पास होना इम्पॉर्टेंट है, तीनों लेवल्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होके फायदा है क्या, बताओ? मैंने आपको क्रिकेट समझाया, आपने मुझे क्रिकेट समझाया, क्रिकेट समझाने के लिए 10 मिनट लगेंगे, तो मुझे आ जाएगा क्या क्रिकेट? नहीं, उसके लिए प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। सो मेरे सिर्फ कंसेप्ट क्लियर है, इससे मैं पास हो सकती हूँ क्या? नहीं। दैट्स व्हाई ऑल 3 स्टेप्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो अभी आपको जो 5 टाइम्स रिविजन में बोल रही हूँ वो टाइमलाइन आपको लिख के रखना है तो लिख के रखो। सितंबर मिड तक आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए, फर्स्ट रीडिंग। अगर कोई क्लासेस कर रहा है तो क्लासेस, या जो सेल्फ स्टडी कर रहा है उनका भी फर्स्ट रीडिंग सितंबर मिड तक कंप्लीट होना चाहिए। देन फर्स्ट रिवीजन मतलब फर्स्ट रीडिंग जिसमें आप सिलेबस पूरा सॉल्व करोगे। देन फर्स्ट रिवीजन जो आपकी सेल्फ स्टडी की फर्स्ट रिवीजन अक्टूबर मिड तक कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब एक महीना है आपके पास। अक्टूबर मिड फर्स्ट रिवीजन, देन नवंबर मिड तक सेकेंड रिवीजन, देन थर्ड रिवीजन दिसंबर मिड, मतलब एक महीना मिल रहा है आपको अच्छे से 3 बार रिवाइज करने के लिए आफ्टर फर्स्ट रीडिंग। एंड देन फोर्थ रिवीजन दिसंबर एंड, वो 15 डेज में खत्म करना है। हो गया लिख के? एंड देन आपकी एग्जाम आएगी, दिसंबर एंड को आपकी एग्जाम है। जो टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल लगाया है वो उसी हिसाब से लगाया है कि जिससे आपकी ऑटोमेटिक 5 टाइम्स रिवीजन हो जाएगी। जो फर्स्ट रिवीजन हमने ली थी मिड ऑफ अक्टूबर था, मिड ऑफ अक्टूबर तक आपको 50% भी सिलेबस रिवाइज हो गया तो भी चलेगा, उसके ऊपर फर्स्ट टेस्ट है आपकी। फिर मिड ऑफ नवंबर मतलब 5 नवंबर से सेकेंड 50% सिलेबस पे टेस्ट है। देन मिड ऑफ दिसंबर मतलब फुल सिलेबस के 2 टेस्ट। मिड ऑफ दिसंबर तक आपका फोर्थ रिवीजन, 4 रिवीजन टोटल हो जाते हैं। एंड ये सारे टेस्ट अल्टरनेट डे है, इवन 50% सिलेबस की टेस्ट भी अल्टरनेट डे रखी है, उससे अल्टरनेट डे भी रिविजन्स होने वाले, वो तो हमने काउंट ही नहीं किए हैं। ये 5 रिविजन्स प्लस ये अल्टरनेट डे रिविजन्स होने वाले हैं। आपका जो मेन प्रॉब्लम होता है कि मैम 1.5 दिन में सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा रिवाइज करके, तो उसकी प्रैक्टिस आपकी टेस्ट थ्रू हो जाएगी। एंड ये टेस्ट क्लासरूम यहाँ पे ही इसी क्लासरूम में कंडक्ट होते हैं। आपको 1:30 को क्लासरूम में आना होता है। फर्स्ट 15 मिनट्स में गाइड करती हूँ कि पेपर प्रेजेंट कैसे करना है। सभी स्टूडेंट्स को पता है क्या कि फर्स्ट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है आपको, क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए मिलता है। फॉर अकाउंट्स एंड लॉ, मैथ्स एंड इको के लिए रीडिंग टाइम नहीं होता, डायरेक्टली 2 बजे पेपर मिलता है। वो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम कैसे यूज करना है, कैसे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, 2 to 5 टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, कौन से क्वेश्चन से आपका पेपर स्टार्ट होना चाहिए, वो सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस आपको 1:30 को मिलेगा हर टेस्ट के पहले। फिर आपको चारों पेपर्स एक ही दिन मिलते हैं चेक करके, वो रिजल्ट डेट हम अनाउंस करते हैं टेस्ट के टाइम। चेक पेपर के साथ सजेस्टेड आंसर्स भी आपको मिलने वाले हैं हार्ड कॉपीज में। चेक पेपर पे डिटेल कमेंट्स लिखे रहते हैं क्वेश्चन वाइज। इफ यू गॉट
8 आउट ऑफ 10, देन वाई 2 मार्क्स डिडक्टेड, उसका रीजनिंग लिखा रहता है। सो स्टूडेंट्स को समझ में आता है एग्जैक्टली इम्प्रूव कहाँ पे करना है। ओके, एंड उस दिन चेकर्स भी आते हैं एंड आपको 1-to-1 काउंसलिंग भी होता है। सो ऐसे 4 टाइम्स होने वाला है, 4 टाइम्स आपको चेकर्स का काउंसलिंग मिलने वाला है 1-to-1। अभी इतना करने के बाद जब आप मेन एग्जाम में जाओगे तो फेल होंगे क्या बताओ? आपको 4 बार इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ पे करने हैं वो बताया जाएगा, करेक्ट? तो जो टेस्ट के लिए आप आओगे वो आप मेन एग्जाम के लिए ही आ रहे हो। ऐसे प्रिपरेशन करके आ गए तो आपको मेन एग्जाम पे जाते वक्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एंड ये टेस्ट ऑनलाइन भी आप लिख सकते हो, जैसे उसने पूछा था ऑनलाइन अगर आप लिख रहे हो तो आपको क्वेश्चन पेपर ईमेल पे आता है टेस्ट के दिन 12:30 बजे तक। फिर आपको जो इंस्ट्रक्शंस मैं यहाँ पर देने वाली हूँ उसके ऑडियोज मेल में अटैच होंगे, सो वो ऑडियो सुन के आपको पेपर प्रेजेंट करना है एंड उसी दिन 7 बजे तक स्कैन कॉपी PDF फॉर्मेट में हमें मेल करनी है चेकिंग के लिए। एंड चेक पेपर एंड सजेस्टेड आंसर्स उन स्टूडेंट्स को मेल पे आते हैं एंड उनका काउंसलिंग फोन पे होता है, ठीक है? यस, सो डे वाइज स्टडी प्लान कैसे लगाना है देखो। सो फर्स्ट आपको हर सब्जेक्ट के जो नंबर ऑफ चैप्टर्स है वो कैलकुलेट करने हैं, वो तो आपको इंडेक्स से मिल जाएंगे। इंडेक्स से नंबर ऑफ चैप्टर समझ में आ गए? तो इंडेक्स में उस चैप्टर के सामने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखने हैं, हर चैप्टर में कितने क्वेश्चंस है, ठीक है? एंड फर्स्ट रिवीजन हमने फर्स्ट रीडिंग जो है वो सितंबर मिड तक किया था, करेक्ट? मतलब 1 महीना है आपके पास, मतलब 30 डेज। एंड मैंने ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली 10 चैप्टर्स लिए हैं एक सब्जेक्ट के एंड 30 क्वेश्चंस लिए हैं। हर चैप्टर के 30 होते, बड़े चैप्टर्स के और ज़्यादा होंगे, छोटे चैप्टर्स के 10-15 ही क्वेश्चन होते हैं, करेक्ट? तो ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस लिए, तो 300 क्वेश्चंस अपॉन 30 डेज, मतलब डेली 10 क्वेश्चंस आपके होने चाहिए एक सब्जेक्ट के, मतलब 4 सब्जेक्ट के अराउंड 40 क्वेश्चंस का सॉल्विंग आपका होना चाहिए। सो ऐसे आप टारगेट लगा सकते हो। एंड डेली कितने सब्जेक्ट लेने हैं? तो डेली 4 सब्जेक्ट लेने हैं, ओके? अभी मैंने बहुत सारे केसेस देखे कि 200 अबाउट टोटल है एंड एक सब्जेक्ट में बिलो 40, ओके? सो 4 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए 4 सब्जेक्ट्स डेली करने ही है आपको। सिर्फ आप क्या कर सकते हो, जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट है उसके लिए ज़्यादा टाइम लो एंड जो सब्जेक्ट आपके लिए ईजी है उसके लिए कम टाइम अलॉट करो, ठीक है? बट 4 सब्जेक्ट्स को डेली टच करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो ये डेली आपको टारगेट सेट करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपॉन नंबर ऑफ डेज। अगर किसी को नंबर ऑफ चैप्टर्स से करना है तो नंबर ऑफ डेज है हमारे पास 30 एंड अगर उस सब्जेक्ट में 10 चैप्टर्स है तो 30 डेज अपॉन 10 चैप्टर्स, मतलब 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, ओके? इस हिसाब से आपको टारगेट सेट करना है डेली का। सो आइदर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन से सेट कर सकते हो या नंबर ऑफ चैप्टर से भी सेट कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ नंबर ऑफ पेजेस भी आपको काउंट करने पड़ेंगे फॉर थ्योरी, क्योंकि लॉ के लिए आप डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं करोगे। लॉ के लिए पहले समरी या जो भी नोट्स है आपके पास, चार्ट्स होंगे, नोट्स होंगे, वो पहले पढ़ना पड़ेगा। सो उसके भी नंबर ऑफ पेजेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज आपको करने पड़ेंगे। सो उतने कंसेप्ट पढ़ के देन उसके क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये समझ में आ गया आपको डे वाइज प्लान कैसे लगाना है? अभी जिनके क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हो, उनको क्या करना है, आपका फिक्स टाइमिंग डिसाइड करके रखो सब्जेक्ट वाइज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 8 बजे स्टडी स्टार्ट कर रहे हो मॉर्निंग में, तो 8 to 10 लॉ, ओके? या कुछ भी सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल लॉ, देन 10 to 10:30 ब्रेक लिया, फिर 10:30 to 12:30 मैथ्स। सो यहाँ पर मुझे क्या बताना है आपको कि जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हो वो कंसिस्टेंटली उसी टाइम में करना है। आप जब क्लास को जा रहे थे तब हर रोज टाइम चेंज होता था या वही टाइमिंग पे वही सब्जेक्ट होता था? तो सेल्फ स्टडी करते वक्त भी ये ध्यान में रखो कि जो भी आपने सब्जेक्ट डिसाइड किया है तो उसका टाइमिंग फिक्स करो। 8 to 10 अगर लॉ डिसाइड किया है तो हर रोज 8 बजने के बाद लॉ ही उठाना है, 10:30 को मैथ्स ही लेना है। फिर फॉर एग्जाम्पल 12:30 to 1:30 लंच ब्रेक है, 1:30 to 3:30 अकाउंट सॉल्व किया,
फिर अगेन ब्रेक लिया एंड देन इकोनॉमिक्स किया। तो ये जो शेड्यूल है लॉ, मैथ्स, अकाउंट्स, इको, तो हर रोज यही शेड्यूल आपको रखना है। सो सब्जेक्ट वाइज टाइम स्लॉट्स हमने फिक्स कर दिए एंड उस 2 आवर्स में क्या करना है, कितना कंप्लीट करना है, वो भी डिसाइडेड होना चाहिए। सिर्फ मैम मैं अकाउंट्स करने वाला हूँ 10 to 12, बट क्या करने वाले हो नहीं, वो नहीं डिसाइडेड है, तो चलेगा क्या? नहीं। एग्जैक्टली नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अभी 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना पर सब्जेक्ट, तो एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस 2 आवर्स में करने हैं एंड नेक्स्ट 2 आवर्स में रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करने। सो 2 आवर्स में कितने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं वो भी आपको पहले ही डिसाइड करके रखना पड़ेगा। सो बाकी कुछ सोचने के लिए फिर टाइम ही नहीं मिलता है। अगर 2 घंटे में आपको टारगेट दिया गया है कि ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पार्टनरशिप के, तो आपका बाकी दिमाग फिर थिंकिंग के लिए दिमाग नहीं चलता है। बट कुछ टारगेट ही नहीं है तो फिर बीच में ही सोशल मीडिया, फिर इंस्टाग्राम ओपन होता है, फिर यूट्यूब के रिवीजन लेक्चर देखो, तो फिर टाइम कैसे वेस्ट होता है पता नहीं चलता। बट मुझे अगर टारगेट है कि 2 घंटे में इतना कंप्लीट करना है, तो फिर आपका क्या होगा, फुल कंसंट्रेशन से स्टडी हो पाएगा। ठीक है, सो 2 आवर्स के स्लॉट्स करो। ओके, अगर पॉसिबल है तो 3 घंटे के स्लॉट करो, क्योंकि आपका जो पेपर है वो कितने आवर्स का है? 3 आवर्स का, अकाउंट्स एंड लॉ का। सो 3 आवर्स एक जगह पे बैठने की आपको आदत हो जाएगी। सो 2 या 3 आवर्स का स्लॉट एंड उसके बाद ब्रेक लेना भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, 12 आवर्स कंटिन्यूअस नहीं बैठना है, 2 आवर्स के बाद एक 10 मिनट 15 मिनट का ही ब्रेक। सो ब्रेक पे भी लिमिटेशन चाहिए। यस, सो अभी सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करते हैं कि पढ़ना कैसे है। सो फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? अकाउंट्स। तो कोई यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड का है क्या? ओके, सो पहले तुम्हें बेसिक अकाउंट्स करना पड़ेगा फ्रॉम 11th एंड 12th टेक्स्ट बुक। वो किया है क्या तुमने? फाउंडेशन में बेसिक सिखाया है, हाँ। तो बेसिक के क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करो। ओके, 2-3 बार सॉल्व करो एंड देन तुम्हें एक्चुअल फाउंडेशन का सिलेबस स्टार्ट करना है। ठीक है, सो बाकी स्टूडेंट जो कॉमर्स के हैं, आपको स्टडी करते वक्त हर चैप्टर की समरी होनी चाहिए आपके पास। वो समरी आप कैसे कर सकते हो? तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइट करते जाओ। ओके, कुछ अलग से नोट्स निकालने की जरूरत नहीं है। जो भी थ्योरी में से इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ मार्क करना है एंड देन जो क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी है वो टाइमर लगा के सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी है। सो टाइमर लगा के मतलब कैसे? 3 आवर्स के कितने मिनट्स होते हैं बताओ? 180 मिनट्स। उसमें से 10 मिनट्स निकाल दो, क्योंकि आपको एडमिट कार्ड दिखाना है, सुपरवाइजर साइन करता है, फर्स्ट पेज फिलअप करना है। सो 170 मिनट्स है आपके पास एंड 100 मार्क्स का पेपर है, मतलब पर मार्क कितने मिनट्स है आपके पास? 1.7 मिनट्स। सो अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो कितने मिनट्स में होना चाहिए? 17। एंड 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 34 मिनट्स, मतलब हाफ एन आवर में हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, सो हाफ एन आवर में एक क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। सो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बैठोगे तब टाइमर लगा के सॉल्व करो। सो टाइमर की आपको आदत हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में मेनली टेंशन किसका आता है कि पेपर कंप्लीट होगा या नहीं, करेक्ट? क्योंकि आप डायरेक्टली वहां पर टाइम लगा के सॉल्व कर रहे हो। घर पे तो आदत ही नहीं है ना, घर पे टाइम बाउंड ही नहीं था, घर पे आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर 1 घंटे में बैलेंस शीट टैली होके फायदा है क्या? नहीं। फिर क्या होता है, मैम यही क्वेश्चन जब घर पे सॉल्व किया था तो आया एंड फिर एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आया तो नहीं सॉल्व करने को आया। द रीजन इज टाइम का प्रेशर है एग्जाम में। सो उसकी अगर हमने आदत की, अभी हमने देखा ना, प्रैक्टिस करने के बाद हमें टेंशन नहीं आएगा। सो घर पे सॉल्व करते वक्त भी एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपने मार्क किए हैं वो टाइमर लगा के सॉल्व करो। अभी जनरली आपको पता है कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स को आता है। बीआरएस कितने मार्क्स को आता है? 10 मार्क्स, 10 to 12। इन्वेंट्री सेम, कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर 12-15। सो अंदाजा लगाओ, एस्टिमेट करो कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स को आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल 10 मार्क्स इंटू 1.7, तो 17 मिनट्स का टाइमर लगा के आपको सॉल्व करना है। तो ऐसे हर रोज किया तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि पेपर कंप्लीट हो जाएगा।
देन नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टमेंट नोटबुक। सो जिस क्वेश्चंस में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं, उस जिस चैप्टर में ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस है, कंसाइनमेंट में है, ऐसे पार्टनरशिप में है, तो उसके लिए आपको एक एडजस्टमेंट नोटबुक आप कर सकते हो, जिसमें आपको 4 कॉलम्स करने हैं। सो फर्स्ट कॉलम इज क्वेश्चन नंबर, सेकेंड कॉलम में वो क्वेश्चन बुक में कौन से पेज पे है एंड आपके नोटबुक में कौन से पेज पे है, मतलब आंसर नोटबुक में होगा ना, तो दोनों के पेज नंबर्स लिखने हैं। थर्ड कॉलम में उस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंड फोर्थ कॉलम में उस एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट लिखो। अगर ये एडजस्टमेंट नोटबुक आपके पास रेडी है तो आपका पूरे 2 घंटे में पूरा अकाउंट्स रिवाइज हो सकता है, क्योंकि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट गो थ्रू करने हैं। सो लास्ट डे रिवीजन के लिए ये एडजस्टमेंट नोटबुक आपको हेल्पफुल हो जाएगी। एंड ये सारे चैप्टर्स के लिए करने की जरूरत नहीं है। अभी जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इसमें हम एडजस्टमेंट नोटबुक नहीं बना सकते हैं, करेक्ट। सो कुछ चैप्टर्स के लिए ही ये रिक्वायर्ड है। देन नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन इन एबीसी। सो अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस आपके पास होंगे हर चैप्टर के, करेक्ट। उसमें क्या क्या कवरेज होना चाहिए, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, उसके इलस्ट्रेशंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, पास सारे आरटीपीज, एमटीपीज एंड पास्ट पेपर्स। आरटीपीज मतलब रिवीजन टेस्ट पेपर्स, एमटीपीज मतलब मॉक टेस्ट पेपर्स एंड पास्ट पेपर्स। ओके, सो कब से ये सिलेबस आया है आपका, मई 2018। ओके, सो 18 से लेके मई 18 से लेके अभी तक के सारे आरटीपी, एमटीपी आपको सॉल्व करने हैं एंड पास्ट पेपर। सो स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम लास्ट 3 अटेम्प्ट्स के करूं क्या, तो कैसे होगा, लास्ट 3 अटेम्प्ट्स के आपने किए एंड मई 18 आरटीपी से क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, तो जिसने किया है मई 18 आरटीपी उसके लिए वो सीन क्वेश्चन है, जिसने नहीं किया उसके लिए अनसीन क्वेश्चन है। मैम कहाँ से क्वेश्चन आया था समझा ही नहीं। एंड जिसने सारा कवरेज किया है उसको समझ में आ जाएगा ये तो पुराने आरटीपी का क्वेश्चन था, तो आप रिस्क मत लो। ओके, मैक्सिमम अभी तक का जो एक्सपीरियंस है 70 to 80% पेपर जो आता है वो कहाँ से आता है बताओ, पास्ट आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर्स एंड मॉड्यूल से ही आता है। सो उसका कवरेज आपके सिलेबस में, स्टडीज में होना ही चाहिए। एंड मई 18 से एंड आपको बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, आपने देखा होगा आरटीपीज में रिपीटेशंस होता है। ओके, सो उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। सॉल्विंग प्रैक्टिस कितनी बार करोगे, 5 टाइम्स। ओके, सो 5 टाइम्स हर क्वेश्चन की सॉल्विंग प्रैक्टिस नहीं करनी है हमें। सो ये 5 टाइम्स देखो कैसे करना है, जो हमारा फर्स्ट रीडिंग है, मतलब सितंबर तक क्लासेस होने के बाद जो सितंबर टू अक्टूबर फर्स्ट रिवीजन आप करने वाले हो, तब आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा हर चैप्टर का। फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप खुद को पूछोगे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ क्या इसको। अगर आंसर यस आया, इजी क्वेश्चन है, तो वो नेक्स्ट रिवीजन के लिए सिलेक्ट मत करो। बट अगर आंसर नो आया, नहीं इसकी और रिवीजन होनी चाहिए, तो ही उसको नेक्स्ट रिवीजन के लिए सिलेक्ट करो। सो ऐसे नेक्स्ट रिवीजन के लिए आपको शॉर्टलिस्ट करने हैं। सो पहले अगर 30 क्वेश्चन है एक चैप्टर के, ईच एंड एवरी क्वेश्चन करना है आपको, एंड शॉर्टलिस्ट करके आप 25 पे आ गए नेक्स्ट रिवीजन के लिए, तो सेकेंड रिवीजन के टाइम फिर से वो 25 क्वेश्चंस करते वक्त खुद को पूछो कि अभी एग्जाम में आया तो सॉल्व करने को आएगा क्या। अगर आंसर यस आया तो थर्ड में उसको नहीं लेना है। अगर आंसर नो आया कि नहीं ये डिफिकल्ट है, इसको और रिवाइज करना चाहिए, तो वो थर्ड रिवीजन के लिए सिलेक्ट करो। फिर ऐसे ही थर्ड रिवीजन के टाइम फोर्थ रिवीजन के लिए कौन से शॉर्टलिस्ट करने हैं, एंड लास्ट रिवीजन के टाइम आप LDR मार्क करोगे, फाइनल मार्किंग। सो ये सारे मार्किंग आप R1, R2, R3 पेंसिल से करके रख सकते हो। एंड लास्ट डे रिवीजन LDR वो मार्क करोगे, जिससे आपको 7 to 8 क्वेश्चंस मिलेंगे पर चैप्टर लास्ट डे रिवाइज करने के लिए, क्योंकि लास्ट डे को आप पूरे 30 क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे ईच एंड एवरी, एंड करने की जरूरत भी नहीं है। मुझे बताओ जो सिंपल चैप्टर्स है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडियरी बुक्स, ये 5 बार करने की जरूरत है क्या आपको, नहीं है, तो वो नहीं 5 टाइम्स करना है। बट कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप, इन्वेंट्री, कंसाइनमेंट, ये चैप्टर्स हमारे 5 टाइम्स ऑटोमेटिक होंगे, क्योंकि हम डिफिकल्ट क्वेश्चन ही शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, तो वो 5वीं बार
रिवीजन में हो गया एंड लास्ट डे भी वो रिवाइज होने वाले हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि लास्ट डे को पढ़ा है तो ही एग्जाम में आते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब आप पेपर ओपन करते हो एंड कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर कल रात को नहीं किया है तो पहले दिमाग में क्या आता है, क्या रे यही कल नहीं पढ़ा था, करेक्ट। हमें ये नहीं याद आता कि ये पहले मैंने किया हुआ है, पहले के रिविजन्स में सिर्फ कल नहीं हुआ था, बट देख के ही टेंशन आ जाता है। एंड अगर ऐसा हुआ कि मॉर्निंग में जो क्वेश्चन पढ़ा था आपने वही पेपर में आया तो सिर्फ क्वेश्चन देख के ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, करेक्ट, कि मॉर्निंग में ही देखा हुआ क्वेश्चन आया है। तो लास्ट डे रिवीजन कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एग्जाम जब पेपर लिखते हैं तब लास्ट डे को जो पढ़ा है वही याद आता है हमें। सो लास्ट डे रिवीजन के लिए आपके सिलेक्टेड क्वेश्चंस होने चाहिए एंड जो क्वेश्चंस बहुत इजी है वो आपको अभी भी मैंने सॉल्व करने को दिए तो भी आ जाएंगे, वो आप लास्ट डे को नहीं करोगे। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम सब पढ़ना है क्या लास्ट डे को, तो सब पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आपको आता है वो फिर से पढ़ने की जरूरत है क्या, नहीं है। जो नहीं आता है उतना ही लास्ट डे को रिवाइज करना है। एंड टोटल आपको 5 स्पीड की प्रैक्टिस करनी है। जनरली पेपर कंप्लीट नहीं हुआ 3 घंटे में तो हमें क्या लगता है कि राइटिंग स्लो है इसलिए पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, बट टोटल 5 स्पीड्स होते हैं। देखो कौन कौन से, जब पेपर मिलता है आपको तो आप फर्स्ट क्या करते हो, रीडिंग। सो रीडिंग स्पीड, रीड करने के बाद वो क्वेश्चन इंटरप्रेट करते हो, सो सेकेंड इज इंटरप्रिटेशन स्पीड। इंटरप्रेट करने के बाद आप आंसर रिकॉल करना स्टार्ट करते हो, फॉर्मेट कैसे स्टार्ट करना है आंसर। सो थर्ड इज रिकॉलिंग स्पीड एंड अगर न्यूमेरिकल वाले पेपर्स है तो कैलकुलेटर का स्पीड फोर्थ एंड फिफ्थ इज राइटिंग स्पीड जो आपको पता है। सो ये चारों स्पीड फास्ट होने चाहिए, ये पांचों स्पीड फास्ट होने चाहिए, रीडिंग, इंटरप्रिटेशन, रिकॉलिंग, कैलकुलेशन का स्पीड एंड राइटिंग स्पीड। तो ये सब कब इम्प्रूव होगा बताओ, अगेन सबके लिए एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस में ये पांचों चीजें आप करोगे, रीडिंग करोगे, इंटरप्रेट करोगे, आंसर रिकॉल करोगे, कैलकुलेशन करोगे, सो कैलकुलेटर का स्पीड बढ़ेगा एंड राइटिंग सॉल्विंग की वजह से। बट अगर सिर्फ आपने क्वेश्चंस गो थ्रू किए, लॉ के क्वेश्चन सिर्फ रीड किए तो ये स्पीड बढ़ेंगे क्या, नहीं। सो सॉल्विंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, उससे ये पांचों स्पीड बढ़ेंगे। एंड अकाउंट्स में स्टूडेंट्स जो पार्ट इग्नोर करते हैं दैट इज द शॉर्ट नोट्स, थेरी पार्ट। सो थेरी क्वेश्चन भी आते हैं, कंपलसरी क्वेश्चन में आता है। टोटल 9 मार्क्स की थेरी आपको आती है, एक 4 मार्क का क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 1 में एंड एक लास्ट क्वेश्चन में भी आता है 5 मार्क्स के लिए थेरी क्वेश्चन। सो थेरी क्वेश्चन कहाँ से करोगे, मॉड्यूल में जो एक्सरसाइज में थेरी क्वेश्चन दिए हैं वो अभी नहीं किए तो भी चलेगा, टेस्ट के टाइम करके आ जाओ। ओके, मतलब हमारी जो सितंबर मिड टू अक्टूबर मिड वाली जो रिवीजन है वहां से आपको थेरी क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं पढ़ना। एंड ट्रू और फॉल्स की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैम चैप्टर देखा है हमने किया है तो ट्रू और फॉल्स आ जाएगा, तो उसकी भी अलग से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे, मॉड्यूल से। मॉड्यूल में एक्सरसाइज में है ट्रू और फॉल्स का एक रूल याद रखो, स्टूडेंट्स को लगता है 2 मार्क्स के लिए है तो 1 मार्क होगा ट्रू और फॉल्स के लिए एंड दूसरा मार्क होगा रीजन लिखने के लिए। तो ये बीकॉम नहीं है, आपने ट्रू और फॉल्स करेक्ट लिखा है बट रीजन लिखा ही नहीं है तभी भी 0 मार्क्स मिलते हैं आपको, या रॉन्ग रीजन लिखा है तो भी 0 मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो आपका ट्रू और फॉल्स भी करेक्ट चाहिए एंड उसका रीजन भी करेक्ट चाहिए, उसके लिए ट्रू और फॉल्स की प्रैक्टिस करो। एंड ट्रू और फॉल्स कौन से क्वेश्चन में आता है, फर्स्ट क्वेश्चन विच इज कंपलसरी क्वेश्चन। सो कंपलसरी क्वेश्चन का स्कोर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी ने सर्टिफाइड कॉपी मंगवाया है क्या कभी, सर्टिफाइड कॉपी मतलब क्या पता है, एक्चुअल पेपर चेक किया हुआ। ओके, सो आपके सीनियर्स को अगर आप पूछो तो उसमें 20 में से आपको कितने मार्क्स मिले हैं एंड आउट ऑफ 80 कितने मिले हैं वो अलग अलग से दिया रहता है। सो 20 मार्क्स के लिए अलग वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है उसका। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका उसमें अच्छा स्कोर होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज बिजनेस लॉज एंड बीसीआर। सो इसमें 2 पार्ट है। हाँ, बीसीआर को तो स्टूडेंट्स उड़ा ही देते हैं पूरा, मतलब ऐसा कुछ है 40 मार्क्स के लिए,
करते ही नहीं है, सिर्फ बिजनेस लॉ करते, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। उसमें से फर्स्ट पहला सेक्शन देखते हैं बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ में आपको लीगल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, आप ओन लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, उसके लिए मार्क्स नहीं है। तो आप क्या करोगे, रीड ऑल प्रोविजंस एंड मेक समरी। तो वो समरी आइदर आप पॉइंट हाईलाइट करो मॉड्यूल में, आपके पास रेडीमेड समरी है तो वहां से पढ़ो, शॉर्ट नोट्स, चार्ट जो भी है, बट कुछ तो समरी फॉर्म में आपके पास चाहिए हर चैप्टर का। ओके, एंड वो आपको कंटिन्यूअसली रिवाइज करना है। सो डेली उसकी रिवीजन चाहिए नोट्स की, एंड क्वेश्चन आंसर्स की सॉल्विंग प्रैक्टिस। सो ये बहुत स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं लॉ में क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, इसलिए दिक्कत आती है कीवर्ड्स रिकॉल होने में। अगेन आएगी, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो डिफिकल्ट जाएगा ही। सो कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं। सो डायरेक्टली आपको आंसर लिखने को नहीं आ रहा है तो पहले उनका आंसर रीड करो, आंसर रीड करते वक्त जो कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन करो, एंड देन बुक बंद करके वो रिकॉल करने के लिए ट्राई करो। सो इसमें आपको हर क्वेश्चन का 70 to 80% आपका आंसर मैच होना चाहिए उनके आंसर के साथ। एंड आपको केस स्टडी फॉर्मेट में क्वेश्चंस आने वाले हैं, पता है सबको इसका आंसर कैसे लिखा जाता है। तो प्रोविजन, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन, इस 3 पैराग्राफ में आंसर लिखा जाता है। अगर आपका कंक्लूजन रॉन्ग है तो डायरेक्टली 0 मार्क्स मिलते हैं। ओके, चेकर पढ़ते वक्त पहले कंक्लूजन पढ़ता है आपका, वो करेक्ट है तो ही वो आगे का प्रोविजन फैक्ट्स पढ़ेगा। अगर कंक्लूजन ही रॉन्ग है तो डायरेक्टली 0 मार्क्स। फिर आपने ऊपर सेक्शन नंबर, मैंने मैम करेक्ट कोट किया था, प्रोविजन की लैंग्वेज मैच हो रही थी, उसके लिए मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। सो ये पहले याद रखो। सो उस केस में स्ट्रैटेजी क्या यूज करनी है, अगर आपको एग्जाम में कंक्लूजन नहीं आ रहा है, आप डाउटफुल हो, तो लिखो ही मत। ओके, सिर्फ प्रोविजन एंड फैक्ट्स लिख के आ जाओ, फिर उसको मार्क्स देने पड़ेंगे ना प्रोपोर्शनेट, बट रॉन्ग कंक्लूजन लिखा तो 0 मार्क्स है। सो कंक्लूजन आप कॉन्फिडेंट हो तो ही लिखना है। तो आप पढ़ाई करते वक्त सबसे पहले कंक्लूजन निकालोगे उस केस का क्या है, और आपने निकाला हुआ कंक्लूजन उनके कंक्लूजन के साथ कंपेयर करोगे, वो अगर करेक्ट है तो आगे का फिर प्रोविजन रिकॉल करना है। ओके, प्रोविजन में लीगल लैंग्वेज आनी चाहिए, उसके लिए आपको बार बार रिकॉल करना पड़ेगा। इसके लिए सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है, मैम लीगल लैंग्वेज रिकॉल नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। तो मुझे बताओ, आपको नेशनल एंथम, अभी 15 अगस्त हुआ, नेशनल एंथम सबको याद है, करेक्ट? कैसे याद है? वर्ड टू वर्ड उसी लैंग्वेज में ना, या ओन लैंग्वेज में नेशनल एंथम गाया था? उसी लैंग्वेज में। सीक्वेंस ऊपर नीचे होता है आपका? नहीं, सेम सीक्वेंस, करेक्ट। आपको स्कूल में बहुत सारे पोएम्स लर्न किए, अपने मैथ्स के टेबल्स लर्न किए, बॉलीवुड के सॉन्ग्स आपको याद है, उसी लैंग्वेज में, उसी सीक्वेंस में, करेक्ट। आपने कुछ स्तोत्र वगैरह, प्रेयर्स वगैरह भी लर्न किए होंगे उसी लैंग्वेज में, उसी सीक्वेंस में। सो आपने ब्रेन को अगर आपके ट्रेन किया कि वही लैंग्वेज यूज करनी है, तो ब्रेन आपको आउटपुट देता है, करेक्ट। बट यहाँ पे आप एक्सक्यूज देते हो कि मैम हम ओन लैंग्वेज में आंसर लिखते हैं। जो ब्रेन नेशनल एंथम उसी लैंग्वेज में लर्न कर सकता है, वही ब्रेन ये लॉ क्यों नहीं लर्न कर सकते का करेगा? आप ट्रेन नहीं करते हो ब्रेन को, आपको ब्रेन को ट्रेन करना है कि यही वर्ड्स यूज करने हैं। ओके, तो अगर आपने ट्रेन किया तो आपको सेम लैंग्वेज आ जाएगी। अभी हमने ऑल इंडिया रैंकर के लॉ के मार्क्स देखे, ऑल इंडिया रैंक 1 कितने मार्क्स है? 87। मतलब उसकी कौन सी लैंग्वेज, ओन लैंग्वेज रहेगी क्या आंसर में? नहीं। मतलब लॉ जैसे सब्जेक्ट में भी 87 तक स्कोर जा सकता है, कैसे? अगर वही लैंग्वेज यूज की तो। एंड मुझे बताओ, आपने जो पोएम्स लर्न किए, तो आपने 2 बार पढ़ के लर्न हुए थे आपके? मैम 2 बार पोएम पढ़ ली, लर्न हो गया। कितनी बार रिवाइज किया था? ओरल्स होते थे स्कूल में, तो कितनी बार रिवाइज किया था? 8-10 बार। तो उतने टाइम करने के बाद आउटपुट मिल रहा है ना आपको, तो उतनी बार किया था क्या हमने? हम 2 बार ही करते हैं और बोलते हैं मैम कीवर्ड्स रिकॉल नहीं हो रहे। होने ही नहीं वाले हैं। लॉ के टीचर के भी नहीं होंगे 2 बार रीड करके, उनको भी 8-10 बार रीड करना पड़ेगा। अभी उन्होंने बहुत सारे बैचेस लिए इसलिए उनको सब लर्न है।
ओके, सो लॉ के लिए स्पेसिफिक 8 to 10 टाइम्स रिवीजन याद रखो। अकाउंट्स के लिए मैंने 5 टाइम्स बोला था, बट लॉ के लिए इवन सीए फाइनल के स्टूडेंट को भी मैं 10 टाइम्स रिवीजन बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कीवर्ड्स रिकॉलिंग का गेम है पूरा। आप एक इमेजिन करो कि आप सब लॉ के चेकर हो, ओके, एक चेकर को 500 पेपर्स मिलते हैं चेकिंग के लिए। सो 500 पेपर्स का चेकिंग आप कैसे करोगे? फर्स्ट आप क्वेश्चन रीड करोगे, देन सजेस्टेड आंसर रीड करोगे, सजेस्टेड में जो की पॉइंट्स है वो हाईलाइट करोगे, एंड स्टूडेंट का आंसर रीड करोगे कि ये पॉइंट स्टूडेंट ने लिखे हैं क्या। ये फर्स्ट पेपर हुआ। फिर सेकेंड, थर्ड, 10, 50, 100, तो उस चेकर का 100 टाइम्स रिवीजन हो गया है। हाँ, 100 पेपर्स चेक हुए मतलब, एंड ऐसे 500 तक जाना है उसको। सो मुझे बताओ, वो हर टाइम सजेस्टेड आंसर रेफर करेगा या उसके पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे? पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे ना चेक करके। फिर उसके दिमाग में जो पॉइंट्स है वो सिर्फ देखेगा आंसर लिखा है क्या नहीं, आंसर में वो पॉइंट्स आए हैं या नहीं आए हैं। ओके, सो उसके दिमाग में भी सारे पॉइंट्स नहीं है। कौन से पॉइंट्स है? सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले एंड कंक्लूजन सारे क्वेश्चन के। सो वो आंसर में क्या देख रहा है वो हमारे आंसर में आना चाहिए, मतलब कंक्लूजन एंड इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, लीगल लैंग्वेज। फैक्ट्स ऑफ द केस पैराग्राफ को ज्यादा मार्क्स नहीं होते, 1 मार्क होता है उसको। एंड जो आप सेक्शन नंबर लिखते हो उसके लिए भी कुछ मार्क्स नहीं है। सेक्शन नंबर नहीं लिखा तो भी चलता है। मैंने सिर्फ सेक्शन नंबर करेक्ट लिखा है इसलिए 5 out of 5 थोड़ी मिलने वाले। कितना मैक्सिमम देंगे वो? करेक्ट सेक्शन नंबर लिखा है, कितना देंगे वो मैक्सिमम? हाफ मार्क। सो सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, उस सेक्शन में जो प्रोविजन है, लीगल लैंग्वेज है, वो इंपॉर्टेंट है। एंड आप जितने केस स्टडी सॉल्व करोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना आपका इंटरप्रिटेशन स्किल बढ़ेगा, उतना रिकॉलिंग प्रैक्टिस बढ़ेगा। अगर हमने सिर्फ नोट्स पढ़ते रहे तो उसमें क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस नहीं होती है, एंड एग्जैक्टली कौन से पॉइंट्स लिखने हैं उसके भी प्रैक्टिस नहीं होती है। करेक्ट? सो नोट सिर्फ पढ़ के फायदा नहीं है, आपको क्या करना है? क्वेश्चन आंसर्स की ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। सो लॉ के लिए स्पेसिफिक ये याद रखो, कितने स्टूडेंट्स ने राइटिंग प्रैक्टिस की है ऑलरेडी लॉ के क्वेश्चन आंसर्स की? अभी आप कर रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं, आपके पास पूरे 120 डेज है, 4 महीने हैं। डेली 5-5 क्वेश्चन भी लिखे आपने तो भी 600 क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब सारे ही क्वेश्चन हुए हैं रादर। सो अकाउंट्स के लिए क्या करते हो? रीडिंग या सॉल्विंग? फिर लॉ के लिए क्यों नहीं करते हो? लॉ का भी तो सॉल्विंग ही करना है ना, वहां पे रीडिंग कंपटीशन थोड़ी है 3 घंटे में कौन कितना फास्ट नोट्स रीड कर रहा है, ऐसे कंपटीशन है क्या वहां पे? सो रीडिंग करके कुछ भी फायदा नहीं है। 4 स्टेप्स है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करना है, वो आपको आता है। सेकेंड इज इंटरप्रिटेशन, थर्ड स्टेप रिकॉलिंग, एंड फोर्थ राइटिंग। लॉ के पेपर में आप इतना ही करोगे। रीडिंग सबको आता है बचपन से, राइटिंग सबको आता है बचपन से, इंटरप्रिटेशन अभी आप सीख रहे हो, उसमें भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। इंटरप्रिटेशन मतलब एग्जैक्टली क्या पूछा है क्वेश्चन में। मेन स्टेप कौन सी है? थर्ड, रिकॉलिंग। सो एग्जैक्ट कीवर्ड्स रिकॉल नहीं हुए तो मन की बात लिखते हैं स्टूडेंट, एंड उस मन की बात को मार्क्स नहीं है। सो स्टेप 3 का आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है, दैट इज रिकॉलिंग प्रैक्टिस। एंड उसके लिए आपको कीवर्ड हाईलाइट करके डेली रिकॉलिंग करना पड़ेगा, एंड एबीसी एनालिसिस यहाँ पर भी करना पड़ेगा। सो एबीसी एनालिसिस मतलब वही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके कीवर्ड्स रिकॉल करना डिफिकल्ट है उसको ए मार्क करो, जो मीडियम है उसको बी मार्क करो, एंड जो बहुत ईजी है उसको सी मार्क करोगे। सो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट होते जाएंगे, एंड लास्ट डे को सिर्फ 7 to 8 क्वेश्चन रहेंगे, सेम अकाउंट्स जैसे। देन नेक्स्ट पार्ट इज बीसीआर। सो पहला तो गाइडेंस है कि बीसीआर इग्नोर नहीं करना है। सो बीसीआर में क्या क्या है? मेनली ग्रामर है एंड राइटिंग स्किल्स है, करेक्ट? एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है?
कम्युनिकेशन। सो हर क्वेश्चन का जो ए पार्ट होता है 7A, 8A, 9A, 10A, 11A, वो वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं? कम्युनिकेशन के। एंड उसके क्वेश्चंस भी डिसाइडेड होते हैं, करेक्ट? सो इम्पॉर्टेंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, वो डिसाइडेड है 10 to 15 क्वेश्चंस है कम्युनिकेशन चैप्टर के। तो वो आपको सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी है उसकी, ग्रामर की भी क्वेश्चन आंसर्स की सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी है। एंड राइटिंग स्किल के बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ फॉर्मेट्स देख के आते हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, बट नाम में ही है स्किल। तो कौन सा भी स्किल कब इम्प्रूव होगा? प्रैक्टिस से। सो हर रोज एक डिसाइड करके रखो कि आज रेज्यूमे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, कल लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, परसों मेल राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। सो ये क्वेश्चन आंसर्स के प्रैक्टिस के लिए हमारे पास बुक भी है, आप सेशन के बाद ऑफिस से वो बुक ले सकते हो, जिसमें पास्ट सारे पेपर्स, आरटीपीज एंड पास्ट एमटीपीज वो सारे इंक्लूड है, May 18 से लेके अभी तक के। ओके, सो वो कंपाइलेशन जो है वो आपने सॉल्व किया तो आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड उसके साथ सॉल्यूशन सेट भी हम देने वाले हैं, क्योंकि पीसीआर का जो मॉड्यूल में है, मॉड्यूल में ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए नहीं है। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो बुक आपको हेल्पफुल हो जाएगा। देन थर्ड इज बिजनेस मैथ, LR एंड स्टैटिस्टिक्स। एक ही मिनट रुको। सो मैथ्स के लिए कितने स्टूडेंट्स को मैथ्स डिफिकल्ट जाता है? हाँ, तो आपको 11th-12th में मैथ्स था या नहीं था? हाँ, तो इसलिए गैप की वजह से थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। बट मुझे बताओ कि सारे चैप्टर्स डिफिकल्ट नहीं है मैथ्स के, कुछ ही चैप्टर्स डिफिकल्ट है। एंड डिफिकल्ट चैप्टर के भी सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्या? बताओ। कुछ क्वेश्चन ही डिफिकल्ट है, मतलब हमें वर्क किसके ऊपर करना है? डिफिकल्ट चैप्टर्स के डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे सिर्फ। पूरा मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है। LR तो इजी है, लॉजिकल रीजनिंग, करेक्ट, उसकी आप बहुत प्रैक्टिस करो, वो स्कोरिंग है। स्टैटिस्टिक्स भी डिफिकल्ट है, ज़्यादा नहीं है, कुछ चैप्टर्स होंगे। एंड बिजनेस मैथ्स में भी कुछ चैप्टर्स डिफिकल्ट है। सो आपको पढ़ाई स्टार्ट करते वक्त पहले डिफिकल्ट चैप्टर से स्टार्ट करो, एंड उसके साथ साथ इजी चैप्टर। सो अगर आप 2 घंटे मैथ्स करने वाले हो तो 1 घंटा डिफिकल्ट वाले चैप्टर लो एंड 1 घंटा इजी वाला चैप्टर लो, ऐसे आप कर सकते हो। एंड यहाँ पर मेन है ABC एनालिसिस करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके मॉड्यूल में ही, अराउंड 1000 क्वेश्चंस होंगे MCQs। एंड ये आपको 1 मिनट का टाइमर लगा के सॉल्व करने पड़ेंगे। 1 मिनट का ही टाइमर क्यों है? क्योंकि कितने घंटे का होता है पेपर? 2 आवर्स। 2 आवर्स मतलब 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दैट इट मीन्स 1.2 मिनट्स पर मार्क। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला बैंक होनी चाहिए, कैलकुलेटर के ट्रिक्स आपके पास होने चाहिए। सो अगर आपके पास नहीं है तो फ्रेंड्स को पूछो, टीचर्स को पूछो, बट कैलकुलेटर के ट्रिक से ही आपका 1 मिनट में एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। एंड घर पे सॉल्व करते वक्त भी आपको क्या करना पड़ेगा? टाइमर लगा के, मतलब अगर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो तो 10 मिनट्स का टाइमर लगा के सॉल्व करो। एंड देन इसमें भी ABC एनालिसिस जो इम्पॉर्टेंट है वो मार्क करके नेक्स्ट रिवीजन में उतने ही सॉल्व करने हैं। बट फर्स्ट टाइम सॉल्व करते वक्त क्या करोगे? ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जहाँ पर भी आपका आंसर रॉन्ग जा रहा है उसके लिए रीजन लिख के रखो, तो नेक्स्ट टाइम सॉल्व करते वक्त समझेगा कि कहाँ पर गलत गए थे। ओके, वो रीजनिंग आपने नहीं लिखा है तो नेक्स्ट टाइम भी फिर से क्या होगा? फिर से गलत जाओगे। सो वो रीजन लिखना इम्पॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आए या जिसका क्वेश्चन आपने गलत निकाला है वो दोनों क्वेश्चन मार्क करने हैं एंड वो नेक्स्ट रिवीजन में करने हैं। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आया है वो रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BCK, ये सबसे इजी सब्जेक्ट है, करेक्ट। इसमें आपके पास कंसेप्ट्स की पहले स्टडी करनी है। सो आपके पास कुछ समरी होंगी, शॉर्ट नोट्स, चार्ट्स होंगे, तो वो पहले रिवाइज करो। एंड देन इसके भी MCQ सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी है। सो इसका भी बुक हमारे पास है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस का। एंड उसमें हमने हर चैप्टर के बाद
उसके आंसर, क्वेश्चन का आंसर विथ रीजनिंग दिया हुआ है, सिर्फ ऑप्शंस दिए ABCD, तो स्टूडेंट को नहीं समझेगा। अगर स्टूडेंट ने A आंसर निकाला है एंड एक्चुअल आंसर C है, तो वाई C इज करेक्ट एंड A इज रॉन्ग, वो समझना चाहिए, इसलिए रीजन भी लिखा हुआ है। सो पास्ट एग्जाम पेपर्स का कंपाइलेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BCK का अवेलेबल है, उसकी भी सॉल्विंग प्रैक्टिस आपको 4-5 टाइम्स करनी पड़ती है, सिर्फ एक बार सॉल्व करके नहीं चलेगा। एंड आई विल रिकमेंड कि सिर्फ ऐप थ्रू, कुछ स्टूडेंट्स ऐप थ्रू MCQs की प्रैक्टिस करते हैं, बट सर्कल डार्क करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो वो हमारी टेस्ट सीरीज थ्रू होगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज में हम OMR शीट्स देते हैं। ऐप थ्रू क्या होता है, आपको सिर्फ क्लिक करने की प्रैक्टिस होती है, बट वहाँ पर सर्कल डार्क करना है आपको, तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड यहाँ पर भी जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए या जिसके क्वेश्चंस आपने रॉन्ग निकाले हैं, उतने ही इम्पॉर्टेंट मार्क करो, एंड नेक्स्ट रिवीजन में सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। So thank you very much for attending the session. This is the guidance from my side. अभी आपको कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के भी कुछ डाउट्स आए हैं, वो हम सॉल्व करते हैं। सो क्लासरूम के स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स है, क्लियर है? ओके, सो ऑनलाइन वालों के मैं रीड कर रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रही हूँ।